लाइट में आज क्या क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या टॉपिक्स होगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद व्हाट इज लाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, luminous body and non-luminous body, transparent, translucent and opaque materials, reflection of light, terms related to reflection of light, laws of reflection of light, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और आज के क्लास का लास्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मीन्स हाउ डू वी सी एनी ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक्स आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। एक्चुअली फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स डील्स ऑल अबाउट लाइट। टोटल 5 फेनोमेनन है लाइट में। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को कंबाइन कर दें हम लोग तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो शुरुआत का जो 2 मैंने बोला उसके बारे में आपने फ्रिक्वेंटली सुना होगा क्लास 10th तक। चूंकि लाइट आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं, फिर 12th में आपको पढ़ना है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो लगातार आप लगभग हर साल पढ़ते हैं। 9th को अगर छोड़ दे आप तो, और 11th को। सबसे आसान चैप्टर है ये और आपके आसपास मौजूद है ये, तो बेसिक चीजें तो आपको वैसे भी पता होंगी। तो मैंने कहा कि शुरुआत का जो 2 फेनोमेनन है, नेचुरल फेनोमेनन जो लाइट में होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही आपको पढ़ना है। इसीलिए एनसीईआरटी में इस चैप्टर को लिखा गया लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बाकी का जो 3, चूंकि आपके क्लास तक आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है क्लास 10th में, सीबीएसई हो या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना होता है, तो वहां पे आप 3 और फेनोमेनन ऐड ऑन कर जाएंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो अभी आपको वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना, आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है और उसमें आपको रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो ऑप्टिक्स यही है और ऑप्टिक्स का ये बेसिक चैप्टर आपको दिया गया है। चैप्टर 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड होगा। वी विल डिस्कस ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। अब जैसे ही आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हो उसके पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि रे क्या होता है, इमेज क्या होता है, मिरर क्या होता है। उसके बाद आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, उनके अलग अलग केसेस, यूजेस, मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, ये चीजें पढ़नी है। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे 3 मिरर्स को, बाई टचिंग और विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग कई बार पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जाम में और बोर्ड्स में। उसके बाद आप रिफ्रैक्शन शुरू करते हैं और रिफ्रैक्शन में फिर आप
लेंस पढ़ते हैं। पहले रिफ्रैक्शन का बेसिक चीज आप पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, फिर जिस तरीके से रिफ्लेक्शन में आपको कनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन में आपको लेंस से इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, कॉन्केव लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से। और फिर सेम साइन कन्वेंशन आपको मिरर में पढ़ना है तो साइन कन्वेंशन लेंस में पढ़ना है, मैग्निफिकेशन मिरर में पढ़ना है तो मैग्निफिकेशन लेंस में पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन मिरर में पढ़ना है बाई टचिंग एंड विदाउट टचिंग तो आइडेंटिफिकेशन लेंस में पढ़ना है बाई टचिंग एंड विदाउट टचिंग। एक टॉपिक ऐड हो जाएगा आपका लेंस में, पावर ऑफ लेंस, और लेंस को अगर आप कंबाइन करेंगे तो फिर पावर कैसे आप निकालेंगे। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक आपका आता है व्हाट इज लाइट। तो ये बड़ा बेसिक सा बात है, आप ऑलरेडी जानते हो। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनीथिंग विजिबल इज कॉल्ड लाइट। मैंने एक वर्ड यूज किया, विजिबल, जिसकी वजह से चीजें आपको दिखाई दें, जिसकी वजह से कोई चीज आपको नजर आ रहा है, वो लाइट है। क्लास 9th में आप साउंड पढ़े थे, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनीथिंग ऑडिबल इज कॉल्ड साउंड। तो साउंड की वजह से किसी चीज को आप सुन पाते हैं, लाइट की वजह से किसी चीज को आप देख पाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लाइट का? फर्स्ट ये है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव के बारे में क्लास 9th में आप सुने होंगे। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। थर्ड, द स्पीड ऑफ लाइट गेट्स चेंज्ड when we change the medium। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। एंड द लास्ट वन, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। फर्स्ट लिखा हुआ है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव क्या होता है? द वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड वेव। मैंने कहा एक ऐसा वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को कैरी करता हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का, उसको आप वेव कहते हैं। जैसे आपके घर में म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, वूफर बज रहा है, वूफर टेबल पे रखा हुआ है, आप बेड पर लेटे हुए हैं, वूफर और आपके बीच, आपके कान के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वूफर का जो साउंड है वो आपके कान तक जा रहा है। साउंड एक एनर्जी है, तो वूफर का साउंड आपके कान तक जा रहा है। ये कनेक्टिविटी बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट का एनर्जी, साउंड एनर्जी है, कैरी किया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब साउंड एक वेव हो गया। चूंकि वूफर से साउंड एनर्जी आपके कान तक बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट का जा रहा है, तो साउंड एक वेव हो गया। लाइट, आपके घर में ट्यूबलाइट ग्लो कर रहा होगा, बल्ब ग्लो कर रहा होगा, और आप स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं। कॉपी और ट्यूबलाइट के बीच या बल्ब के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो ट्रैवल करके वहां तक आ रहा है, मतलब लाइट भी एक वेव है। वेव दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव, द वेव विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। साउंड सुनने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। कहीं पे आप घर में बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एयर है तो सुन पा रहे हैं, मून पे अगर आप जाए बातचीत करें तो नहीं सुन पाएंगे क्योंकि मीडियम नहीं है। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है क्योंकि उसको उसके ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है क्योंकि लाइट के ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। सन का लाइट अर्थ तक आ रहा है, बीच में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ट्रैवल कर रहा है, और फिर जब अर्थ के सरफेस पे आ रहा है तो मीडियम है तो भी ट्रैवल कर रहा है। तो इसको मतलब लाइट के ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, और इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, और नॉन मैकेनिकल वेव का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो पहला चीज आपको दिख गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मींस लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। दूसरा, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ।
लाइट जब ट्रैवल करता है तो हमेशा स्ट्रेट चलता है। ये आपको बचपन में एक्सपेरिमेंट करके बताया गया होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट चलता है, इसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। आप याद करो, बचपन में आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा कि 3 कार्डबोर्ड आप ले ले या 4 कार्डबोर्ड आप ले ले, सेम हाइट पर होल कर दे और एक कैंडल को उस तरफ जला दे, तो आप देखेंगे कि कैंडल का जो लाइट होगा, अगर इस तरफ आप आंख लगा के देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है। तीसरा लिखा हुआ है कि व्हेनेवर वी चेंज द मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, दिस वन गेट्स चेंज्ड। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और है, वाटर में कुछ और है, ग्लास में कुछ और है, डायमंड में कुछ और है। हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगा। ये वाला टॉपिक हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि वहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है, तो वहां पे अच्छे से ये आपको समझ में आएगा। फिलहाल बेसिक के लिए ये बात है, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको जानना है सो दैट आप लाइट को बेहतर ढंग से समझ सके। लाइट का अगर आप मीडियम, मतलब लाइट जहां ट्रैवल कर रहा है उसको अगर आप चेंज करेंगे तो स्पीड भी चेंज हो जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में मैक्सिमम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम में भी लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये स्पीड सेम है? ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप कंपेयर करें बिल्कुल डेसिमल के डिजिट में जाके, तो एयर में होता है 2.9970 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम में होता है स्पीड ऑफ लाइट 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि ये 2.997 और ये 2.997 डेसिमल के 3 डिजिट तक दोनों सेम है। डेसिमल के 4 डिजिट पर जाकर ये 9 होता है और ये 0 होता है। इसीलिए एयर और वैक्यूम दोनों में हम लोग ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, और आपके लेवल पर यही करेक्ट है। मतलब एयर और वैक्यूम दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि वैक्यूम में ज्यादा है या एयर में, तो आप बता सकते हैं कि डेसिमल के 4 डिजिट पर जाकर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा सा ज्यादा होता है एयर से। चूंकि यहां तक ये सेम है, इसलिए इनको हमने ये सेम मान रखा है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। इसके बाद आता है आपका 2 तरह के मटेरियल होते हैं। कुछ ऐसी मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनका खुद का लाइट होता है, उनको आप कहते हैं लुमिनस बॉडी। और कुछ ऐसी मटेरियल्स हैं जिनका खुद का लाइट नहीं होता है, उनको आप कहते हैं नॉन लुमिनस बॉडी। द मटेरियल्स हैविंग देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस मटेरियल्स, एंड द मटेरियल्स which do not have their own light are called non luminous materials। अब अपने आसपास देखो, सन को आप देखो, सन का खुद का लाइट आप तक आ रहा है, तो ये लुमिनस बॉडी हो गया। ट्यूबलाइट आप देखो, हालांकि आप ट्यूबलाइट नहीं लिखोगे, आप ग्लोइंग ट्यूबलाइट लिखोगे, ग्लोइंग बल्ब, बर्निंग कैंडल, इन सब का खुद का लाइट है, तो ये सब लुमिनस मटेरियल्स हो गए। लेकिन कुछ मटेरियल्स, मैक्सिमम मटेरियल्स वही है जिनका खुद का लाइट नहीं होता, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, रबर हो गया, बुक मतलब पेज हो गया, और इस तरीके से फैन हो गया, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इन सब का खुद का लाइट नहीं है। स्टार्स क्या है? लुमिनस मटेरियल, क्योंकि स्टार का खुद का लाइट है। लेकिन मून नॉन लुमिनस मटेरियल, मून का खुद का लाइट नहीं है। मून नजर क्यों आता है? वो रिफ्लेक्टेड लाइट को डालता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में कि मटेरियल्स दिखता कैसे है। मैं आपको नजर क्यों आ रही हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं से लाइट आ रहा है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जा रहा है और आप देख पा रहे हैं। मैं लाइट इमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का लाइट नहीं है, मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। मून सेम काम करता है, इसलिए मून नॉन लुमिनस मटेरियल्स है। तो ये आपका लुमिनस नॉन लुमिनस हो गया। इसके बाद आपका आता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। अगर आप मीडियम की बात करें, लाइट की बात करें कि लाइट कैसे ट्रांसमिट करता नहीं करता, तो 3 तरह के मटेरियल्स हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे कंप्लीटली लाइट ट्रांसमिट कर जाता है, पास ओवर कर जाता है, वो हो गया ट्रांसपेरेंट। जैसे एयर है, आप लाइट डालो एयर में, आप देखोगे कि पूरा लाइट ट्रांसमिट कर गया, तो एयर ट्रांसपेरेंट हो गया। वाटर में पूरा लाइट ट्रांसमिट कर जाता है, वाटर ट्रांसपेरेंट हो गया, ग्लास ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन कुछ ऐसी मटेरियल्स होती है जिनसे पार्शियली लाइट पास करता है,
कुछ लाइट पास करेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे बटर पेपर हो गया, स्क्रैच ग्लास हो गया, तो ये ट्रांसलूसेंट हो गया, पार्शियली लाइट पास होना। ओपेक वैसे मटेरियल्स हैं जिनसे लाइट पास करता ही नहीं है। जैसे आप अपने आसपास मैक्सिमम ओपेक मटेरियल्स को देख सकते हैं। जैसे आपका दीवार हो गया, वो ओपेक मटेरियल है। आयरन हो गया, वो ओपेक मटेरियल है। लकड़ी हो गया, वो ओपेक मटेरियल है। सिल्वर हो गया, वो ओपेक मटेरियल है। इनसे लाइट पास नहीं करता। So the materials through which light passes completely are called transparent materials. The materials through which light passes partially are called translucent materials, and the materials through which light does not pass are called opaque materials. Examples for transparent materials: air, water, glass, diamond, etc. Examples for translucent materials: butter paper, scratched glass, etc. And examples for opaque materials: wood, coal, gold, silver, etc. अब इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने कहा आपको चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है, ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है। तो अभी जस्ट हम लोग अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करते हैं। So what is reflection of light? The bouncing back of light in one medium is called reflection of light. Or simply we can say, whenever light ray comes from a medium, strikes on a surface and bounces back in the same medium, then this natural phenomenon is called reflection of light. क्या बोल रहा हूं मैं कि जैसे आप अपने रूम में देखो, लाइट ट्यूबलाइट का है, बल्ब का है, वो आ रहा है, दीवार पे टकरा रहा है, दीवार से टकरा के आपकी आंखों तक जा रहा है। ये लाइट एयर से आया, दीवार पे टकराया और दीवार से टकरा के वापस एयर में गया। इस नेचुरल फिनोमेनन को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और इसीलिए दीवार आपको दिखाई भी दे रहा है। रिफ्लेक्शन हर एक ओपेक मटेरियल से होता है, लेकिन बेस्ट रिफ्लेक्टर मिरर होता है, इसीलिए हम लोग मिरर को लेते हैं। आगे आप देखेंगे भी कि मिरर के डेफिनेशन में आपको बताया जाएगा कि मिरर बेस्ट रिफ्लेक्टर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां पे आप मिरर ही लें, आप चाहें तो इसको मिरर ना लिख के सरफेस लिख सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस से होता है। मैंने कहा लाइट एक मीडियम से आ रहा है, सरफेस पर टकरा रहा है और वापस बाउंस बैक हो जा रहा है। इस नेचुरल फिनोमेनन को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह बताया गया आपको कि लाइट एयर से आएगा और एयर में ही जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखना आपको कि रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में होता है, मीडियम चेंज नहीं करना। मीडियम चेंज करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइट एक मीडियम से आ रहा है, सरफेस पे टकरा रहा है, वापस लौट जा रहा है, यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब यहां पर जो लाइट आ रहा है वो कहां से आ रहा होगा? किसी न किसी लुमिनस मटेरियल से आ रहा होगा, किसी न किसी लुमिनस बॉडी से आ रहा होगा। ये लाइट आया, टकराया और लौट के चला गया। ये जो लाइट आ रहा है ना, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। The light ray coming from any luminous body is called incident ray, or the light ray coming from any source is called incident ray. Reflected ray क्या है? The bounced back light is called reflected ray. ये जो लाइट आपको जाता हुआ दिख रहा है, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अपने पढ़ाई को आसान करने के लिए हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इस परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, जहां पे इंसिडेंट रे फॉल किया, इस पॉइंट को आप कहते हैं point of incidence. The point on the surface on which incident ray falls is called point of incidence. ये एक एंगल यहां बन गया, दिख रहा है आपको? ये एक एंगल बन गया, और यहां भी एक एंगल बन गया, ये भी आपको दिख रहा होगा। दो एंगल बन गए, एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इसको आप कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक और एंगल आपको दिख रहा है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना है, इसको आप कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ध्यान रखना है आपको? एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट एक मीडियम से आया, किसी सरफेस से टकराया और वापस लौट गया, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। Whenever light ray comes from a medium, strikes on a surface and bounces back in the same medium, then this natural phenomenon is called reflection of light. Or simply we can say the bouncing back of light in one medium is called reflection of light. Incident ray term है, light ray coming from any source is called incident ray. The bounce back light is called reflected ray.
The perpendicular drawn on the surface is called normal. The point on the surface on which incident ray falls is called point of incidence. The angle between incident ray and normal is called angle of incidence, and the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection. Angle of incidence is represented by small letter I and angle of reflection is represented by small letter R. ये टर्म हो गए. अब यहां पर दो लॉ होंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड. फर्स्ट लॉ होगा इंसिडेंट रे, दिस वन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. क्या मतलब है इसका? ये इंसिडेंट, जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है बाबू, दिस वन, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ और ये हुआ नॉर्मल, दिस वन. ऐसे ये एक सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे आपने इंसिडेंट रे डाला, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे डाला और यहां पर आपने नॉर्मल डाल दिया. ये तीनों जो है ना, ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, इसी प्लेन में होंगे, कोई दूसरा प्लेन आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, सेम प्लेन में होंगे. जैसे आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि मान लो कि ये दिख रहा है आपको, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है. आप क्या करो कि इंसिडेंट रे डालो इस सरफेस पे ऐसे, ये इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे आप डाल दो यहां से लेके ऐसे इस सरफेस, ऐसे आप डाल दो रिफ्लेक्टेड रे. ये इंसिडेंट रे आपने डाला, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे आपने डाला और ये नॉर्मल आपने डाला. दिस वन इंसिडेंट रे, दिस वन रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन नॉर्मल. ये एक अलग सरफेस है, ये एक अलग सरफेस है, ये एक अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है. अगर आपने ऐसे रिफ्लेक्शन कराया है कि इंसिडेंट रे आपने इस पे डाला है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा डाला और अलग हो गया, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा. ये पहला रूल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, अलग अलग प्लेन में नहीं होना चाहिए, सेम प्लेन में आपका होना चाहिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल. और दूसरा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपको दिख रहा है यहां पे एंगल आई, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे एंगल आई, ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, ये दोनों हमेशा सेम होंगे. एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. अगर आपको दे दिया जाए कि इसका वैल्यू 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू भी 30 डिग्री होगा. अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, इस एंगल की बात की जा रही है. अगर ये 60 डिग्री है तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा? 60 डिग्री? नो, 30 डिग्री होगा. क्योंकि जब आपको ये 60 मिल गया तो ये भी 60 है और ये टोटल परपेंडिकुलर था बाबू, तो ये 90 डिग्री है, तो ये यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री बचा, ये 60 प्लस 30. तो ये दो लॉज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसके बाद आपको पढ़ना है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. मान लो आपने एकदम स्ट्रेट सरफेस लिया है, स्मूथ एंड शाइनी, और अगर आपने डाला इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर तो क्या होगा? सोचो सोचो. और अगर आपने ले लिया एक ऐसा सरफेस जो कर्व है, स्मूथ एंड शाइनी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन शेप इसका स्ट्रेट नहीं बल्कि कर्व है. अब यहां पे आप डालो इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर. अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि यहां पर जो आपने इंसिडेंट लाइट रेज जब पैरेलल डाला है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी आपको बिल्कुल पैरेलल नजर आएंगी. इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर as well as reflected light rays are parallel to each other. This is called regular reflection. लेकिन जब आप देखोगे कि ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइट रेज कर्व सरफेस में पैरेलल टू ईच अदर है, और अगर अब इसकी बात की जाए कि इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का क्या हाल होगा, तो कोई एक इधर जाएगा, कोई एक इधर जाएगा, कोई एक इस तरफ चला जाएगा, कोई एक इस तरफ चला जाएगा. अब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर नहीं, इंसिडेंट लाइट रेज है पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर नहीं है. इनको हम लोग कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्ट्रेट सरफेस से होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है
वो कर्व सरफेस से होता है। आपको रिफ्लेक्शन दोनों ही सरफेस से पढ़ना है, आने वाले क्लासेस में आप देखोगे। डेफिनेशन क्या बनेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का? द रिफ्लेक्शन इन विच इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर as well as reflected light rays are parallel to each other is called regular reflection, and the reflection in which incident light rays are parallel to each other but reflected light rays are not parallel to each other is called irregular reflection or diffuse reflection. एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पे है, यहां पर एंगल I जो होगा एंगल R के इक्वल होगा, I1 और R1। यहां पर भी I2 और R2 इक्वल होंगे क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। यहां पर भी I3 और I4 इक्वल होंगे क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। यहां पर भी I5 और R5 इक्वल होंगे। ऑल द इंसिडेंट, मतलब चूंकि ये रिफ्लेक्शन ही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक जगह पर ये चारों पॉइंट पर सेम होंगे। ठीक है, यहां पर एंगल I2 R2 मैंने लिखा है, ये I3 और R3 होगा और ये I4 और R4 होगा। इसकी बात अगर की जाए तो सवाल यही है आपके लिए कि क्या यहां पर एंगल I1 और R1 इक्वल होंगे? क्या यहां पर एंगल I2 और R2 इक्वल होंगे? क्या यहां पर एंगल I3 और R3 इक्वल होंगे? क्या यहां पर एंगल I4 और R4 इक्वल होंगे? कई बार हम लोग आंसर नो बोल देते हैं, बट आंसर है यस। चूंकि ये भी रिफ्लेक्शन ही है तो यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। फर्स्ट लॉ भी, इंसिडेंटल, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्ट्रेट सरफेस मिल गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल I एंगल R के इक्वल होंगे और इरेगुलर मिल गया तो नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये हो सकता है कि I1 और I2 इक्वल ना हो, ये हो सकता है कि R1 और R2 इक्वल ना हो, लेकिन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है I1 और R1 सेम होंगे, I2 R2 सेम होंगे, I3 R3 सेम होंगे, I4 R4 सेम होंगे, हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अगला टॉपिक आपका आता है हाउ डू वी सी एनी ऑब्जेक्ट। आप कैसे किसी बॉडी को देख पाते हैं? जैसे मान लो ये बॉडी है, तो इस बॉडी को ये बॉडी आपके लिए विजिबल कैसे? हमने पढ़ा ना लाइट के डेफिनेशन में, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनीथिंग विजिबल। तो ये लाइट इसको विजिबल बनाता कैसे है? किस फेनोमेनन के हेल्प से? आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास ये सन है, सन का लाइट निकल रहा है, दो लाइट रेज को हम लोग ले रहे हैं क्योंकि इमेज के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज की जरूरत होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर ये लाइट रे फॉल किया इस ओपेक मटेरियल पर और ये बाउंस बैक किया। कौन सा नेचुरल फिनोमेनन हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ और यहीं पर आपकी आईज है, ह्यूमन आई, और आपको दिख रहा है बॉडी। यहां पर क्या है? मटेरियल या बॉडी, और यहां पे क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। तो आपको क्या समझना है कि किसी बॉडी को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उस बॉडी पर लाइट फॉल करता है, रिफ्लेक्ट होता है, आपकी आंखों तक जाता है, इमेज बनता है और आप देख पाते हैं। आप मुझे क्यों देख पा रहे हैं? कहीं ना कहीं से लाइट फॉल कर रहा है, इस बोर्ड से, ट्यूबलाइट से लाइट फॉल किया, बाउंस बैक किया, आपकी आंखों तक गया, इमेज बना और आप मुझे देख पा रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बॉडी विच इज विजिबल फॉर अस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम हर एक चीज को देख पाते हैं। अब यहां एक और चीज है कि किसी बॉडी पर जब लाइट फॉल करता है तो क्या सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है? सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा? 3 फेनोमेनन होने का चांसेस होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ये 3 फेनोमेनन हो सकते हैं। हो सकता है तीनों हो सकता है कोई 2 हो सकता है कोई 1 हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं तीनों का। रिफ्लेक्शन आप समझ गए, लाइट आया, बाउंस बैक करके चला गया। एब्जॉर्प्शन मतलब लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, मतलब क्या कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है बॉडी के द्वारा। ट्रांसमिशन मतलब लाइट
पास ओवर कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, या भी ट्रांसपेरेंट बॉडी की हम लोग बात कर रहे थे, लाइट ट्रांसमिट कर जाता है। अभी रिफ्लेक्शन है, ओपेक मटेरियल से आप बात कर रहे हैं, इसलिए आप रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मटेरियल में लाइट पास कर, वाटर में आप पानी डालो, वो ट्रांसमिट कर जाएगा। तो तीनों हो सकता है, तीनों ही फेनोमेनन हो सकते हैं। लेकिन बॉडी नजर कब आएगा? जब उससे रिफ्लेक्शन हो रहा हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पानी है, पानी से तो रिफ्लेक्शन नहीं होता जी, पानी से तो रिफ्रैक्शन होता है। ऐसे लाइट फॉल कराए और ये स्ट्रेट जाना चाहिए था, बेंड करके आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये एयर था, ये वाटर है, तो यहां तो सर रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर पानी हमें नजर क्यों आ रहा है? आंसर है, पानी आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये जो है यहां से लाइट जो आ रहा है किसी न किसी सोर्स से लाइट आ रहा है, ये एक्चुअली बाउंस बैक भी कर रहा है। और यहां पर आपकी आईज हैं तो आप इसको देख पा रहे। वाटर से रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन वाटर से रिफ्लेक्शन भी होता है। हम लोग पिक्चर को क्लियर रखने के लिए डायरेक्ट रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया जाता है, लेकिन रिफ्लेक्शन भी होता है, इसलिए वाटर आपको दिख रहा है। अब आपको समझ में आ पाए शायद कि हवा क्यों नहीं दिखता। एयर पर जब लाइट फॉल करता है तो सारा ही लाइट ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होता है, रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो आपकी आंख तक लाइट पहुंचता ही नहीं है, बाउंस बैक लाइट पहुंचेगा नहीं आपकी आंख तक, तो इमेज बनेगा नहीं, इमेज बनेगा नहीं तो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। कई मामले में देखा गया है कि जब एकदम नया ऑफिस तैयार हो रहा हो या नया घर में एकदम शीशे का आप डोर बनाए हो, तो कई लोग आते हैं उसको मार देते हैं, दिखता नहीं है कि शीशे का डोर भी है, इतना वो ट्रांसपेरेंट होता है और रिफ्लेक्शन बहुत नेग्लिजिबल होता है। फिर बाद में आप उसके पीछे स्टिकर लगाते हैं या डस्ट पार्टिकल लगना शुरू होता है तो फिर वो दिखता है। तो ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब रिफ्लेक्शन हो रहा हो। रिफ्लेक्शन की वजह से चीजें आपको नजर आती हैं। तो ये एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और आज का क्लास यहीं तक है हमारा। अगले दिन हम लोग मिरर शुरू करेंगे, इमेज शुरू करेंगे, और प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, फिर कनकेव मिरर से, फिर कन्वेक्स मिरर से। आज हम लोग पढ़े क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, हमने देखा कि चैप्टर क्या है, चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और फिजिक्स के किस ब्रांच में ये चैप्टर हमें पढ़ना है। दूसरा, लाइट क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनीथिंग विजिबल इज कॉल्ड लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सब कुछ लाइट के बारे में ही पढ़ना है। लिखा हुआ है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीन्स लाइट के ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, और लाइट एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, मतलब ये एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट का। दूसरा, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, ये आप पहले से पढ़ रखे हैं। इस लाइन को आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। थर्ड है, whenever we change the medium, speed of light gets changed। आप देखेंगे अलग अलग मीडियम में, जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ? एयर में। वाटर में क्या होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या देख रहे हैं आप? अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। एक एग्जांपल हमने गैस का लिया, तो गैस वाले एग्जांपल में आपको मिला 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, लिक्विड में आपको मिला 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सॉलिड यानी ग्लास में आपको मिला 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और भी ऐसे ही मटेरियल ट्रांसपेरेंट की बात की जाएगी, ऐसे नहीं कि दीवार में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दीवार में लाइट ट्रैवल नहीं करेगा, बाउंस बैक कर जाएगा। ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बात हो रही है, तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। और लास्ट है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। कहां होता है? मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है स्पीड ऑफ लाइट। हमने कंपेयर करके देखा भी कि क्या सच में ज्यादा होता है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं कि एयर और वैक्यूम दोनों ही में हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड देखते हैं, क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। अगर आप डेसिमल के 3 डिजिट तक बात करें तो ये बिल्कुल सेम है, लेकिन डेसिमल के 4 डिजिट पर जाके वैक्यूम में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपके लेवल के लिए यही करेक्ट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे आपको क्या पढ़ना है? लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी। द बॉडीज हैविंग देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस बॉडीज। एग्जांपल सन, glowing tube light, glowing bulb, burning candle,
stars, etc. And the materials which do not have their own light are called non-luminous material. Examples आप बोल सकते हैं ग्लास, आप बोल सकते हैं वाटर, आप बोल सकते हैं कोई भी मेटल जैसे आयरन हो गया, आप बोल सकते हैं गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब का खुद का लाइट नहीं होता। इसके बाद आप पढ़े कि मीडियम तीन तरह के हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट पासेस कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। एग्जांपल एयर, वाटर, ग्लास एटसेट्रा। द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट पासेस पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। एग्जांपल बटर पेपर, स्क्रैच ग्लास एटसेट्रा। एंड द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट डज नॉट पास आर कॉल्ड opaque materials. Example steel, gold, silver, etc. Thereafter, first serious topic gets start. What is reflection of light? Actually आप ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के बारे में या लुमिनस, नॉन लुमिनस के बारे में बस एक बेसिक आइडिया आप लेते हो जो आप पहले से जानते भी हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन वन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Or whenever light ray comes from a medium, it strikes on a surface and bounces back in the same medium, then this natural phenomenon is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप अपने आसपास एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपको अगर पंखा दिख रहा है अपने रूम में लगा हुआ, फैन जो लगा हुआ है आपके घर में, वो दिख रहा है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है। ट्यूबलाइट का या बल्ब का लाइट जा रहा है उस फैन पे, रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बाउंस बैक हो रहा है, आपकी आंखों तक जा रहा है, फैन का इमेज बन रहा है और आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं। तो आपको क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि लाइट एयर से चला, फैन पे टकराया और वापस एयर में ही लौट गया और आपकी आंखों में गया, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ये लाइट जो आ रहा है, द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, द बाउंस बैक लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑन विच इंसिडेंट रे फॉल्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि यहां पर हम लोग सरफेस लिए हैं। मिरर बेस्ट रिफ्लेक्टर है, इसलिए मिरर को ड्रॉ किया जाता है, लेकिन किसी भी ओपेक मीडियम से, किसी भी ओपेक मटेरियल से रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। दो लॉज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल द इन सेम प्लेन। मतलब कि प्लेन आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे आप इस प्लेन पे डाल रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन पे डाल रहे हैं, फिर वो गलत हो जाएगा। सेंस ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और बात, मान लिया जाए कि आप ऐसे डाले लाइट को परपेंडिकुलर बिल्कुल, अब बताइए यहां पर ये 90 डिग्री है, ऐसे लाइट को डाल दिया, अब बताइए लाइट कहां से बाउंस बैक करेगा? ऐसे परपेंडिकुलर लाइट अगर आया है तो ये वापस भी परपेंडिकुलर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लाइट परपेंडिकुलर आया तो एंगल आई कितना हुआ? मान लो ये एक लाइन था और इसी पर आप नॉर्मल भी बनाते हो, तो एंगल कितने का बना? 0 डिग्री। तो जब एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 डिग्री होगा, इसीलिए जब भी लाइट परपेंडिकुलर फॉल करे तो वो लौट जाएगा परपेंडिकुलर ही। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद पढ़ना है आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेनेवर इंसिडेंट लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर as well as reflected light rays are parallel to each other, then this natural phenomenon is called regular reflection. And whenever incident light rays are parallel to each other but reflected light rays are not parallel to each other, then it is called irregular reflection. देखो यहाँ पे मैंने ये इंसिडेंट लाइट रे स्केच किया, रिफ्लेक्टेड भी आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल है, लेकिन इंसिडेंट लाइट रे यहाँ देखो इसका लाइट ब्लू कलर से है, लेकिन येलो कलर से जो रिफ्लेक्टेड आपको दिखाया गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पैरेलल नहीं है, तो इसको आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे और इरेगुलर को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी एप्लीकेबल है और इसमें भी एप्लीकेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कर्व सरफेस हो गया या फिर पैरेलल लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर नहीं है, पैरेलल लाइट रेज नहीं है मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पैरेलल नहीं है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंगल आई और आर इक्वल होगा। ये हो सकता है कि I1 और I2 इक्वल ना हो, ये हो सकता है R1 और R2 इक्वल ना हो, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा ही होगा। आगे आपको पढ़ना है हाउ डू वी सी एनी ऑब्जेक्ट
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आप किसी भी बॉडी को देख पाते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया कि अगर ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर आप इंसिडेंट लाइट रे फॉल कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, आपकी आंखों में जाएगा, इमेज बनेगा और आपको दिखाई देगा। किसी भी बॉडी को देखने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। बॉडी का होना जरूरी है, सोर्स ऑफ लाइट का होना जरूरी है और ह्यूमन आई का होना जरूरी है। इन तीनों में से कोई भी एक ना हो तो आप नहीं देख पाएंगे। मान लो कि लाइट आ रहा है, बॉडी भी है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, लेकिन ह्यूमन आई ही ना हो तो नहीं दिखाई देगा, नहीं देख पाएंगे ना। मान लो कि ह्यूमन आई भी है, बॉडी भी है, लाइट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा प्रॉपरली। और अगर लाइट भी है और ह्यूमन आई भी है, बॉडी ही नहीं है तो देखेंगे किसको? तो इन तीनों का होना जरूरी है किसी भी बॉडी को देखने के लिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, रिफ्लेक्शन आप अगर ऐसे दिखा रहे हो, लाइट आ रहा है और ऐसे लौट जा रहा है, ये नॉर्मल। प्रैक्टिकली ये डायग्राम गलत है पूरी तरह से, क्योंकि सिंगल लाइट रे को आप प्रैक्टिकली कहीं से भी विथड्रॉ नहीं कर सकते। सन का लाइट, सोचो ये कितना गलत डायग्राम है। सन का 2 लाइट रे आप ला रहे हो, नहीं पॉसिबल। लाइट एकदम छोटा स्लिट से भी आप निकालोगे ना तो मिलियंस एंड बिलियंस लाइट रेज एक साथ चलती है। थियोरेटिकली ये करेक्ट है, समझने के लिए हमने 2 लाइट रे निकाला और इमेज दिखा दिया। आगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन में हर जगह 2 ही लाइट रे दिखाएंगे। थियोरेटिकली ये करेक्ट है, क्योंकि अब एक साथ हम लोग मिलियन लाइट रेज और बिलियन लाइट रे तो यहाँ स्केच नहीं करने जा रहे। तो समझने के लिए यहाँ 2 लाइट रे दिखाया गया है, पढ़ने के लिए यहाँ 2 लाइट रे दिखाया गया है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि आप 2 लाइट रे को लाए। जब लाइट कहीं फॉल करता है ना किसी बॉडी पर, तो 3 फेनोमेनन होने की पॉसिबिलिटी होती है। लाइट का रिफ्लेक्ट कर जाना, एब्जॉर्ब कर जाना और ट्रांसमिट कर जाना। तो रिफ्लेक्शन अगर होगा तो बॉडी दिखेगा। अगर सिर्फ एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा हो, तो बॉडी दिखेगा नहीं। यही केस एयर के मामले में होता है। या मैंने बताया कि एकदम नया ग्लास का डोर लगा हो तो आपको दिखाई नहीं देता। कई बार लोग टकरा जाते हैं क्योंकि वो पूरा लाइट ट्रांसमिट कर जाता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है तो दिखाई नहीं देता। ये बॉडी क्यों दिख रहा है? लाइट पड़ना चाहिए, फॉल करना चाहिए, बाउंस बैक होकर आपकी आंखों तक जाना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी नजर आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक था। आई होप यू एंजॉयड द सेशन और अगले क्लास में हम लोग मिरर से शुरू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए द रेवोल्यूशन एकेडमी को और करें अपने स्कूल एग्जाम्स एंड बोर्ड्स का सपना साकार।